कहीं ना कहीं सही उतर रहे हैं? अ, धन्यवाद सीमा जी। देखिए, अगर हम कहीं न कहीं एग्जिट पोल की बात करें तो 2000 जो 24 का लोकसभा चुनाव था उसमें सबने देखा था एग्जिट पोल की क्या हालत हुए थे। तो कहीं न कहीं जो एग्जिट पोल है वो अब 2-3 चुनाव से जो है बेनामी साबित हुए हैं, अगर हम एग्जिट पोल की बात करें। लेकिन एग्जिट पोल ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जैसे चावल पकता है तो चावल में हम एक दाना निकाल के देखते हैं ना कि चावल कितना पका है। तो कहीं न कहीं एग्जिट पोल जो होता है वो कुछ उसी तरह काम करता है। कुछ लोगों के ज़रिए जब हम बात करते हैं तो उससे पता चलता है कि मतलब क्या माहौल है और लोगों के मन में क्या चल रहा है, माहौल क्या है। तो कहीं न कहीं उससे पता चलता है। लेकिन एग्जिट पोल जो है कहीं न कहीं उम्मीद तो जगाता है, लेकिन अब जो 2-3 चुनाव से जो एग्जिट पोल है वो बेनामी साबित हुआ है। और अगर हम बात करें बिहार चुनाव की, तो बिहार चुनाव में अगर देखा जाए तो कई फैक्टर काम हैं। सबसे पहली बात है कि बिहार चुनाव में 2020 के मुकाबले 2025 में जो बम्पर वोटिंग हुई है, करीब 9% वोट ज़्यादा पड़े हैं। एसआर बीच में हुआ था तो उसमें 69 लाख माइनस हुए थे, लेकिन 21 लाख वोटर बढ़े भी थे। तो अगर उसकी प्लस माइनस की बात करें तो उसमें करीब 21 से 40 से 41 लाख जो जो वोटर है वो उससे बढ़े हैं। और इसमें सबसे चौंकाने वाली जो बात निकली इसके अंदर, जो पूरे चुनाव के अंदर, जब फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का जो चुनाव हुआ, उसपे जो महिलाओं की जो वोटिंग है वो बढ़ी, मतलब अब पुरुषों के मुकाबले 64% पुरुषों के मुकाबले 71% महिलाओं ने जो है वोट दिया। तो कहीं न कहीं महिलाओं की का जो वोट परसेंट वो बढ़ा है, और जो 9% के लगभग जो है ना, वो जो वोटिंग बढ़ी है, मतलब इसमें इस बार 2025 में। तो कहीं न कहीं वो सबकी नींद हराम किए हुए थे। और अगर हम बात करें तो जब बम्पर वोटिंग बढ़ी और जब आंकड़े बढ़े, तो अब हम बात करें जन स्वराज पार्टी की। खुद वो बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट भी खुद को मानते हैं और बहुत अच्छे विशेषज्ञ भी हैं, पी के प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर ने कहा था कि ये जो है एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ। अगर वोट ज़्यादा पड़ता है तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन इसमें ये अगर जो अभी जो रुझान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मुकाबला है, कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है और जो उनकी पार्टी आरजेडी है, महागठबंधन और बीजेपी के जो अपना जो बीजेपी की जो पार्टी है और जो एनडीए में जो गठबंधन है, जो उनके गठबंधन है आरजेडी की जो पार्टी है, सॉरी माफ कीजिएगा, जेडीयू। हाँ जेडीयू। जी हाँ। तो कहीं ना कहीं अब इस समय जो मुकाबला चल रहा है वो कहीं ना कहीं जो है जेडीयू और बीजेपी के बीच चल रहा है। एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में बताया गया था कि कहीं ना कहीं जो है इनकी जो पार्टी है आरजेडी की, वो उसमें जो है नंबर 1 पे आएगी, और सेकंड नंबर पे जो है पार्टी आएगी इनकी प्रशांत किशोर के अलावा जो जो उनकी पार्टी वो आने वाली है। लेकिन कहीं न कहीं अब इसमें जो है रुझानों में जो शुरुआत में जो मुकाबला हुआ, तो उसमें जो है बीजेपी और इनके बीच जो मुकाबला चल रहा था आरजेडी के बीच। लेकिन जैसे-जैसे जो रुझान बढ़ते गए, तो उसमें जो है फिलहाल इस समय जो है बीजेपी और जेडीयू के बीच वो मुकाबला हो रहा है, और जो आरजेडी जो है वो तीसरे नंबर पे आ चुकी है। जी, बिल्कुल। अभी जो आंकड़े आ गए हैं 243, मतलब सारी सीटों के जो अभी आंकड़े आए हैं उनमें जेडीयू सबसे ज़्यादा सीटों के साथ 75 सीटों से मिली हैं, जबकि बीजेपी को 70 और आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है और उसे 60%। इस बार पिछले बार के मुकाबले जो मतदान ज़्यादा हुए हैं, या फिर कहा जाए कि लोगों ने ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। महिलाओं का बहुत बड़ा एक रोल रहा है इस बार के चुनाव में, वो ज़्यादा घरों से बाहर निकली हैं, उन्होंने मतदान किया है। क्या माना जाए, सिर्फ बीजेपी की रैलियों का असर है, या इसमें कहीं न कहीं तेजस्वी यादव ने जिस तरह की बिहार के लिए घोषणाएँ की हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ है? अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे फैक्टर हैं वोट परसेंटेज बढ़ने की। जी। तो सबसे पहले जो फैक्टर है, अगर हम बात करें जैसे महाराष्ट्र चुनाव में यहाँ पे लाड़की बहन योजना का जो बिल्कुल, बीजेपी ने बिल्कुल। घोषणा की थी, तो वैसे ही जो है चुनाव से पहले एनडीए ने जो घोषणा की थी कि हम मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जो है महिलाओं के खाते में 10,000 जो रुपये डालेंगे। तो जो उन्होंने चुनाव से पहले उनके खाते में 10,000 रुपये डाले, और करीब 2 करोड़ के लगभग जो परिवार है उनको जो फ्री बिजली मिली है, 125 यूनिट की जो फ्री बिजली मिली है। तो कहीं न कहीं ये एक फैक्टर तो हम मानेंगे इसमें रहा है। और वही दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है, अगर हम प्रचार की बात करें, अ, 2024 का नहीं, 2024 बीजेपी का ने बहुत प्रचार किया है नहीं, लेकिन नहीं, इस अगर बार। हम बात करें तो देखिए 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, जी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद से कम
कम सीटें मिली। बीजेपी जो है 240 में सिमट गई। लेकिन उसके बाद से जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और जो संघ के प्रचारक हैं, संघ ने जो है बीजेपी का साथ दिया और वो उसके बाद से जो है वो हर राज्यों में निकले और बीजेपी के लिए उन्होंने काम किया। तो कहीं न कहीं अगर हम बात देखेंगे तो 2024 का जो चुनाव हुआ लोकसभा में, जब बीजेपी वहाँ पे हारी, उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। उसमें 3 राज्य के चुनाव ऑलरेडी हो चुके हैं और ये चौथे राज्य का चुनाव है। तो अगर हम 3 राज्यों की बात करें तो जैसे दिल्ली की बात करें, हम जो है हरियाणा की बात करें और उसके बाद जो है महाराष्ट्र की बात करें, इन तीनों राज्यों में बीजेपी के लिए जो है उनके जो संघ के जो कार्यकर्ता उन्होंने 1 साल पहले से ही, यानी जैसे चुनाव खत्म होता वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे भारी काम किया वहाँ पे। और अगर हम बात करें तो बिहार की, तो यहाँ पर जो है एक तरह से जो है इनका जो महागठबंधन है वो पूरी तरह से बिखरा रहा। पहली बात तो है बीजेपी इसमें एकजुट रही। अमित शाह ने जो है बीजेपी की जितनी सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे वो हम की बात हो, चाहे जो है वैसे भी उन्हें चाणक्य कहा जाता चाणक्य, है कि तो उन्होंने बीजेपी के सहयोगी पार्टियों से अलग किया और वो अंत तक वो एक रहे। उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर काफ़ी बातें हुई, लेकिन वो जो है अमित शाह आए और सबसे अलग अलग मीटिंग की और उन्होंने जिस ढंग से सीट बंटवारे को मतलब निभाया और उसको सभी पार्टियों को जो है संतुष्ट किया और उसके बाद सभी पार्टियों की जो सहयोगी पार्टियां बीजेपी की, सबने एकता दिखाई। अब सबसे बड़ी बात देखिए, 2020 के चुनाव में क्या होता, विधानसभा के चुनाव में उस समय जो है ये जो इनकी पार्टी थी, चिराग पासवान की जो पार्टी थी, वो जो है नाराज थी पासवान से और वो अकेले चुनाव में खड़ी थी। उस समय वो लगभग 145 सीटों पे जो है 2020 में खड़ी थी और इस बार उसे यहाँ पर जो है 29 सीटें दी गई। तो कहीं ना कहीं जो है जो चिराग पासवान वो भी इस बार बीजेपी के साथ आए और हम की जो पार्टी थी वो कुछ सीटों को लेकर उनमें भी जो नाराजगी थी वो भी उन्हें भी संतुष्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के सहयोगी दल है उन्होंने एकता दिखाई। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस में अगर हम तैयारी की बात करें तो कांग्रेस में तैयारी के नाम पे कुछ नहीं हुआ। बीजेपी के जो जिनके कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, जो वहाँ पे खबरें आ रही है कि करीब कम से कम 3 से 4 महीने पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता है वो खाली बैठे रहे और वहाँ पे खाली बयानबाजी चलती रही और वहाँ पे जो है वोट चोरी का जो है मुद्दा उठाया गया। लेकिन वोट चोरी का जो मुद्दा है, जो इन्होंने जो रैलियाँ निकाली वोट चोरी के नाम पे, तो सिर्फ हवाई बातें हुई, सिर्फ 20% इलाकों में ही निकाली गई, बाकी को खाली छोड़ दिया गया। और वहीं जो है राहुल गांधी जो है बिहार चुनाव में हम मेहनत करने के बजाय वो मलेशिया घूम रहे हैं, वो लैटिन अमेरिका घूम रहे हैं, वो जो है मतलब जाके विदेश के दौरे कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे, तो राहुल गांधी को उन आरोपों को सिद्ध करना चाहिए था। अब राहुल गांधी का बोलना है कि जो हमने बोला वही सबूत माना जाएगा। उनका बोलना है कि नहीं, कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो सामने आए, वो संज्ञान ले जो हमने आरोप लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी है उन्होंने सिर्फ आरोप लगाए और राहुल गांधी का मानना था कि जो हमने आरोप लगाए हैं वही सही है, बाकी सब झूठ है, और वो उसी भरोसे टिके रहे। और यहाँ पे बीजेपी ने खूब काम किया है बीजेपी ने। तो कहीं ना कहीं जो है जो प्रचार की बात करें तो यहाँ पर जो है बीजेपी उनसे काफ़ी आगे निकल गई। और जहाँ तक हम मुद्दों की बात करें यहाँ पर, तो सबसे बड़ा फैक्टर है जब यहाँ पर रैलियों में चाहे अमित शाह निकले, चाहे योगी निकले या मोदी जी निकले, तो इन्होंने बीजेपी के सिवा जो जितनी भी इनकी सहयोगी पार्टियां, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे हम की पार्टी हो, या ना जितनी भी सहयोगी पार्टियां हैं, सबके लिए हर इनके जो जितने उम्मीदवार थे सबके लिए ये इन्होंने जो है घूम घूम प्रचार किया। चाहे योगी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, उन्होंने भी जो अपने सहयोगी पार्टियां हैं उनके लिए भी इन्होंने प्रचार किया। तो इसमें जो है बीजेपी आगे रही। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने जो मुद्दे थे, जो पुराने मुद्दे थे, जैसे हम जंगल राज की बात करें, करप्शन की बात करें, जो पुराने मुद्दे थे, बीजेपी ने उसे जो यहाँ पे हर चुनाव प्रचार में जो है जोर शोर से उठाया। क्योंकि अगर हम बात करें तो 1990 के दशक में से ऐसा माना जाता है कि जो 15 साल का जो राज था इनका, लालू का, उससे जंगल राज कहा जाता है। उस जंगल राज के जो हालात थे, कहीं ना कहीं उसे आम जनता के सामने जो है मोदी जी और जो सारे नेताओं ने उसको उठाया और पब्लिक को बताया। उसमें जो युवा हैं, महिलाएं हैं, सबको उन्होंने बताया, क्योंकि अब जो है युवा मतदाता भी आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उन सारे मुद्दों को बीजेपी ने उठाया कि उसमें जंगल राज में क्या हुआ था, अगर आपको फिर जंगल राज जाना है क्या। अब मेरे एक मित्र से बात हुई, एक आपको रोकना कि
लालू जी ने जो किया वो ठीक है, लेकिन अब जब तेजस्वी आ गए हैं, तेज प्रताप आए हैं, हालांकि अभी दोनों अलग हो गए हैं, लेकिन तेजस्वी ने भी काफी कुछ घोषणाएं की हैं जनता के लिए, युवाओं के लिए। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हर एक घर में एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। तो जब इतने सारे वादे उन्होंने किए, लेकिन अभी हम जो आंकड़े देख रहे हैं उसमें तीसरे नंबर की पार्टी तेजस्वी की नजर आ रही है। तो क्या बिहार की जनता ने तेजस्वी पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया कि इतने कम, मतलब तीसरे नंबर पर चले गए हैं? देखिए, अगर हम बात करें, जैसे आपने पहले पूछा था कि वोट परसेंटेज क्यों बढ़े, महिलाएं सबसे ज़्यादा क्यों बाहर निकली। 71% महिलाएं जो हैं पुरुष वोट के मुकाबले बाहर निकली हैं। तो उसकी एक वजह ये भी है, जैसे बीजेपी ने जो है चुनाव से पहले 10,000 दिए, सबके अकाउंट में दिए बीजेपी ने। और बीजेपी ने जो है 125 जो यूनिट बिजली है, जो परिवारों को 2 करोड़ परिवारों को जो फ्री दी है। और वही जो इन्होंने भी वादे किए थे, तेजस्वी ने भी वादे किए कि हम जब सत्ता में आएंगे तो सीधे तौर पे हर परिवार से एक आदमी को अपना नौकरी देंगे। और सीधे जो है कैश का जो फायदा देने की उन्होंने अकाउंट में बात की थी। तो कहीं ना वो फैक्टर रहा, उससे भी जो है जो महिलाएं ज़्यादा तौर पे बाहर आई। और जो जो इनकी पार्टी के जो कमिटेड वोटर है, जैसे एम वाई समीकरण है, तो कहीं ना कहीं ये फायदा देखते हुए भी जो लोग घर बैठा जाते थे वो भी इनके समर्थन में आ गए। तो एक ये वजह रही वोट परसेंटेज बढ़ने की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एग्जिट पोल में बताया गया कि अब जो महागठबंधन है इस समय 77 सीट पे आगे चल रही है, और जो एनडीए गठबंधन है 161 पे। अब यहाँ पे देखा जाए तो आधे से भी जो है कम सीटों पर अभी सिमटते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये रुझान है। जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ेंगे तो स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन 1 से 2 घंटे में जो रुझान आते हैं वही जो है देखा, अक्सर चुनाव में देखा गया कि परिणाम में वो परिवर्तित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की बात करें तो इनके आपस में जो है आपस में जो इनके सहयोगी पार्टी थे, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे वीआईपी हो, और इसमें जो है इनके 3 कम्युनिस्ट पार्टियों का जो गठबंधन है, जो अक्सर सीमांचल में जो है उनका काफ़ी दबदबा रहा है। तो 3 पार्टियां कम्युनिस्ट की, और उसके अलावा जो है वीआईपी पार्टी, और उसके अलावा जो कांग्रेस। तो आपस में जो सीट बंटवारे को लेकर इन्होंने काफ़ी समय लिया, और जनता के सामने ये संदेश गया कि अगर ये सीट बंटवारा आपस में तय नहीं कर पा रहे हैं और उसको लेकर जो है खींचतान चल रही है, तो ये हाँ, आपस में विश्वास नहीं था। और सबसे बड़ी बात थी कि अगर 244 सीट की बात करें तो 141 सीट पे जो है तेजस्वी की पार्टी चुनाव में लड़ी। और कहीं ना कहीं जो वीआईपी पार्टी है और जो कांग्रेस पार्टी है, देखा जाए तो 11 सीटों पर इन्होंने जो है फ्रेंडली फाइट की है। 11 सीटों पे जो उनके बंटवारे में नहीं था, वहाँ भी फर्स्ट जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ उसमें प्रथम चरण में 6 सीटों पर और सेकंड चरण में 5 सीटों पर इन्होंने जो है अपने उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ खड़ी किए। तो कहीं ना कहीं ये भी जनता के सामने जो है गलत संदेश गया है। जो आपसे विश्वास जो है ये था। और सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पर जो इनके पास कोई स्पष्ट मुद्दे नहीं थे। और अगर हम देखा जाए तो जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, अब आज 20 साल हो गए, 20 साल हो गए जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी को, 20 साल से सीएम हैं, आज भी उनके ऊपर जनता का भरोसा कायम है। सबसे बड़ी बात है कि आज भी पब्लिक के सामने जो है एंटी इनकम्बेंसी नहीं आई है। देखा जाए तो ये जो चुनाव हुआ है और जो आंकड़े आ रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी मतलब होता है कि जनता ने जो है उनके समर्थन में वोट डाला है। अगर हम या तो मोदी के नाम पे वोट पड़ा है या तो 20 साल जो नीतीश ने काम किए हैं। अक्सर देखा जाता है कि जनता जो है जब वोट परसेंटेज बढ़ते हैं तो जिसकी सरकार है उसके खिलाफ वोट डालती है। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया कि जो इन्होंने बयान दिए, इन्होंने मोदी को गाली दी, मोदी को बाहरी कहा, और उसके अलावा जो है मोदी की माँ को गाली दी इन्होंने। तो जो कुछ ऐसे जो इनके जो नेता है और जो इन्होंने बयान दिया है उसको देखकर कहीं ना कहीं पब्लिक में कुछ नाराजगी दिखी। तो इसमें ये भी हो सकता है कि जो प्रो इनकम्बेंसी आई है कि जो बयान है वो कैसे रुके, और वो उन्होंने उसमें गुस्सा और आक्रोश दिखाया, और उसको देखते हुए भी जो जनता है वो बाहर निकली है। तो कहीं ना कहीं इनके पास कोई बताने के लिए कुछ था नहीं इनके पास। और दूसरी बात है, अगर हम बात करें तो 2005 तक 2005 तक जो उनकी सत्ता रही है, 1990 से लेके लालू की सत्ता रही है यहाँ पे बिहार में 2005 तक। उसके बाद से जो है जो नीतीश है वो 20 साल से वो सत्ता में है। लेकिन 20 साल में जो है वहाँ पे काफ़ी काम हुए होंगे। जो जनता की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे रोड की बात है, एक्सप्रेस हाईवे की बात हो, पुल की बात हो, और वहाँ पे जो मैं देख रहा था वहाँ पे लोगों से बात भी हुई, तो लोगों का बोलना है कि जो बिजली वहाँ पे पहले लोगों को बिजली कहाँ मिलती थी, तो वहाँ पे जो है लोगों को बिजली मिली वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि पलायन तो मुद्दा है वहाँ पे। बिहार में आज भी जो है जो पलायन है एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो वहाँ पे कंपनी नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं खुल पाई हैं वहाँ पे। और कहीं ना कहीं जो है, और ये सब जो पलायन की बात करें, जो फैक्ट्री क्यों नहीं खुल पाई, और तो
आम जनता को जो बीजेपी की सरकार है और जो मोदी जी हैं, उन्होंने अपने भाषणों में पब्लिक को वही कहा कि 15 साल में लालू ने क्या किया। 15 साल में अगर हम लालू की बात करें तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ गुंडे पाले। अगर हम बात करें तो उस समय कौन थे? शहाबुद्दीन थे। शहाबुद्दीन जो है उनके खास आदमी थे। उस समय क्या चलता था? अपहरण उद्योग चलता था। घर के सामने अगर कोई लड़का खड़ा है तो उसको उठा लिया जाता था। वहाँ पे पूरा उद्योग बन गया था, अपहरण उद्योग। और दूसरी बात है उगाही। वहाँ पे जो है जितने भी मतलब व्यापारी थे, चाहे उसकी दुकानें हों, फैक्ट्री हो, वो कोई भी व्यापार हो या डॉक्टर हो या जो भी प्रोफेशनल हो, सबसे जो है वहाँ पे फ़ोन करके वहाँ पे बाकायदा उगाही होती थी कि हमें तुमसे हर महीने हर साल इतने पैसे चाहिए, और अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम आपकी फैमिली से उठा लेंगे। वही तो यानी गुंडा कहीं न राज कहीं, जो तो कहीं न कहीं वहाँ पे एक जंगल राज वाली बात। यहाँ डर का माहौल था, खौफ का माहौल था। एक संदेश गया कि यहाँ पर हम बिज़नेस कैसे करें आखिर में? हम बिज़नेस करेंगे तो फिर इनको हफ्ता देना पड़ेगा, और जो इनके जो गुर्गे वो सामने आएँगे। और सबसे बड़ी बात है उसमें जो जंगल राज की बात करें तो जो 15 साल का जंगल राज वहाँ कहा जाता है, वहाँ पे 15 साल के अंदर जो है इनके दो साले थे, सुभाष यादव और साधु यादव। साधु यादव के नाम पे जो है जो बिहार है उसे बिहार को काफ़ी बदनामी झेलनी पड़ी। लालू के जो 2 साले हैं उनके नाम पे जो है मीडिया में और पेपरों में काफ़ी सुर्खियाँ बनी। एक तो मामला वहाँ पे उस समय ये भी आया था कि जब जब लालू के जी बिल्कुल, तो एक तरह से लालू प्रसाद यादव का उसका शायद आरजेडी के कम जो नंबर्स आने की वजह है, जो उनके वोट कम आने की वजह है, शायद वो यही वजह है कि एक तो परिवारवाद वाला मुद्दा बहुत ज़्यादा उठ रहा था, चाहे वो गांधी परिवार को लेकर हो जो कि महागठबंधन में शामिल है, या फिर लालू प्रसाद यादव हो। उसके बाद दोनों बेटों का अलग होकर अलग पार्टी से मत चुनाव लड़ना, तो कहीं न कहीं ये भी एक फैक्टर माना जा रहा है कि आरजेडी की जो वोट्स हैं, वो जो मत हैं उनके, वो कहीं न कहीं बँट गए हैं, कम हो गए हैं। नहीं, देखिए अगर हम बात करें तो ये इस चुनाव में जो है 2 नई पार्टियाँ बनी। जी, एक तो प्रशांत किशोर की पार्टी थी, बिल्कुल। जन सुराज, और एक तेज प्रताप की पार्टी थी। तो कहीं न कहीं जो वहाँ पे जितने भी प्रचार हुए उसमें ये देखा गया कि तेज प्रताप ने जो है, ठीक है, अपने परिवार के खिलाफ थे, तो लेकिन उन्होंने जिस ढंग से जो है उनके खिलाफ बोलना चाहिए, वो उन्होंने प्रचार नहीं किया। इक्का-दुक्का ढंग से उन्होंने प्रचार किया अपनी पार्टी के लिए, लेकिन उनके खिलाफ जितना बोलना चाहिए उतना उन्होंने नहीं बोला। तो और वैसे भी जो विशेषज्ञों का बोलना है कि तेज प्रताप की पार्टी बनने से जो है उनके पार्टी को उतना नुकसान नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम पीके की बात करें तो पीके की पार्टी से जो विशेषज्ञ है उनका यही मानना था कि जो पीके की जो पार्टी बनी है, कहीं न कहीं उससे जो है एनडीए को नुकसान होगा और बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि जब पीके की पार्टी बनी तो पीके जो है बिल्कुल जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल थे, के, केजरीवाल ने जिस ढंग से वहाँ पे जनता का भरोसा जीता और वहाँ पे मुद्दे उठाए, ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है बिहार में पीके ने जो है सब मुद्दे उठाए जनता के सामने, और उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ थे। लालू का जंगल राज था, और सेकंड थिंग क्या था कि जो पीके पे लोगों का भरोसा है, क्योंकि सभी पार्टियों के लिए वो जो है एक तरह से कैंपेन का काम कर चुके हैं। सभी पार्टियों को चुनाव में जो उनकी प्लानिंग है, प्रोग्राम है, उसके लिए भी काम कर चुके हैं, और वो बोलने में बहुत एक्सपर्ट है पीके जो है। और जो उनकी तैयारी होती है, जो उनके आंकड़े होते हैं, वो कहीं न कहीं जो है वो लोगों को आकर्षित करते हैं। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की, पीके ने काफ़ी मेहनत की, और अगर पीके जो है वोट काटते, उनके वोट प्रतिशत बचते, तो वो खाली वो जो नुकसान होता तो वो केवल बीजेपी को होता, क्योंकि इसमें बताया ये जा रहा था कि बीजेपी के जो है 10 से 12 मंत्री ऐसे थे कि जिन्होंने जो है मतलब अपने इलाके में काम नहीं किया, और उनके खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वहाँ पे। तो कहीं न कहीं जो पीके ने जो वहाँ पे जो अपने सभाओं में पीके ने कहा, और सबसे बड़ा तो पीके ने जो है सम्राट चौधरी, जो देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री बीजेपी के सम्राट चौधरी के खिलाफ भी उन्होंने उनके जो पुराने केसेस है उसको सामने उठाया, उसे सामने लेके आए और उन्होंने जनता के सामने रखा। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अगर बीजेपी को यहाँ नुकसान होता, अगर बीजेपी हारती और यहाँ बीजेपी को नुकसान होता, तो वो पीके के चलते होता, क्योंकि पीके को जितने भी वोट मिलते वो बीजेपी के जो खाते के वोट है, जेडीयू के जो खाते को वोट है वही मिलते, क्योंकि क्या था कि जो उनके मंत्री हैं और जो उनके जो नेता हैं, जिन्होंने अपने इलाके में काम नहीं किया है, तो उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि हर चुनाव में वो जो है जंगल राज के चलते वो लालू की पार्टी को वो डालते नहीं, जो वहाँ की पब्लिक का अक्सर देखा, लेकिन उनके सामने एक पहली बार एक ऑप्शन आया था पीके के रूप में,
जन स्वराज के रूप में एक ऑप्शन था उनके सामने। तो जो निगेटिव वोट पड़े वो कहीं ना कहीं जो है पीके को पड़े, लेकिन बीजेपी को फायदा ये हुआ कि लालू का जो जंगल राज है वो लोगों के सामने था। अगर वो वोट बीजेपी के जो नेता और जो मंत्री हैं और जो विधायक हैं, अगर वो उनसे नाराजगी की जो वोट है अगर कहीं के लालू को जाते तो बीजेपी को नुकसान होता, लेकिन वो जो वोट है वो गए पीकी की पार्टी को, तो उससे जो है बीजेपी। मैं यहाँ पूछना चाहेंगे कि उन्होंने पार्टी बनाई लेकिन उन्होंने अपने सदस्य को खड़ा किया, अपने पार्टी के मेंबर को खड़ा किया, लेकिन आपको लगता है कि अगर प्रशांत किशोर खुद आगे आते और ये जिम्मेदारी संभालते, चुनाव लड़ते तो और ज्यादा सीटें आ सकती थी? अगर हम प्रशांत किशोर की बात करें तो वो प्रधानमंत्री के लिए जो है कैंपेनिंग कर चुके हैं, उनके लिए पॉलिसी और प्रोग्राम बना चुके हैं। और कहीं ना कहीं हम देखा है तो चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, या खुद जो है नीतीश कुमारी क्यों न हो, यानी जितने भी लगभग जो मुख्य पार्टियां हैं, चाहे साउथ साउथ से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जितनी भी मेन मेन मुख्य मुख्य पार्टियां तो सभी के लिए काम कर चुके हैं। और उन्हें अंदाजा है, वो भले ठीक है वो चुनाव प्रचार होता है और चुनाव प्रचार में जो है सभी लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, भले वो हारने वाले उन्हें पता है, लेकिन फिर भी वो जीत का ही दावा करते हैं और हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। तो पीके को ये पूरा अंदाजा था कि अगर मैं खड़ा होऊंगा तो बहुत मुश्किल है कि वो जीत पाएंगे। और वो उन्हें ये भी अंदाजा था कि वो इसमें उनकी पार्टी को कितने परसेंट वोट मिले, क्योंकि वो उनकी जो एनालिसिस होती है वो परफेक्ट होती है और शायद इसी लोग जाने जाते हैं। तो उन्हें इसका अंदाजा था इस बात का, इसलिए वो खड़े नहीं हुए और बहुत होशियारी से उन्होंने जो है अपना नाम पीछे खींच लिया और उन्होंने अपने खड़ा कर दिया। लेकिन अभी जिस तरह के रुझान हमने पहले इस चरण में देखे हैं कि जो आए हुए हैं, ज्योति सिंह की बात करेंगे, पवन सिंह की पत्नी काराकाट से जो खड़ी हुई हैं। पहले कहा जा रहा था कि पवन सिंह बीजेपी के टिकट पे वहां से खड़े हो सकते हैं, लेकिन बाद में पारिवारिक जो भी मतभेद हुए उसके बाद वो निर्दलीय के तौर पर खड़ी हुई ज्योति सिंह। उनके बारे में क्या कहेंगे? काफी कुछ ड्रामा हुआ है, उसके बाद वो सामने आई हैं, हालांकि अभी भी पीछे ही चल रही थी वो। देखिए, अगर हम ज्योति सिंह की बात करें तो वो चुनाव से पहले जानता भी नहीं था ज्योति सिंह को, और कभी कभार उनकी पारिवारिक खबरें इक्का दुक्का आती थी। लेकिन जब चुनाव के बाद, चुनाव से पहले जब जब पवन सिंह का नाम आया कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और बीजेपी से शायद उन्हें टिकट मिल सकता है, तब वो सामने आई। और सामने आने के बाद जो उन्होंने हंगामा किया और मीडिया की सुर्खियां बनी, तो कहीं ना कहीं इसके चलते लोग उन्हें जानने लगे। और अगर हम देखा है तो मीडिया में काफ़ी खबरें चली और उससे वो काफ़ी फेमस भी हुई ज्योति सिंह। और इन्होंने पवन सिंह ने आरोप भी लगाया था ज्योति सिंह के ऊपर कि वो जो है उनकी डिमांड है कि मुझे मतलब टिकट चाहिए, मुझे पार्टी से टिकट दिलवा दीजिए, फिर उसके आगे हम सब भूल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये उनका आरोप था। इनके आरोपों में कितना दम था, कितनी सच्चाई है, अब वो तो मतलब वही जाने, लेकिन वो जो उन्होंने कहा वही हम जनता के सामने रख रहे हैं। तो ज्योति सिंह का देखा तो कुछ जनाधार नहीं था, कहीं ना कहीं वो पब्लिक के सामने पवन पिछले 1 साल से काराकाट के लोगों से घर घर मिल रही थी, प्रचार कर रही थी। हालांकि उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल भी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थी, लेकिन लास्ट में जब पवन सिंह और उनका कुछ ज्यादा मतभेद बढ़ गया, पुलिस बीच में आ गई और वो एक तरह से पब्लिसिटी स्टंट भी माना जा सकता है कि वो हुआ, तो उसके बाद फिर अब जब वो खड़ी हुई हैं लेकिन फिर भी वो पीछे चल रही हैं, क्या माना जाए कि जनता ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, देखिए, जनता जो है काफ़ी होशियार हो चुकी है, काफ़ी जागरूक हो चुकी है, ये पब्लिक है, सब जानती है। और सबसे बड़ी बात है, जब उन्होंने सारे मुद्दे उठाए और मीडिया के सामने आके, जो पवन सिंह खुद एक स्टार हैं, पब्लिक उन्हें चाहती है और पवन सिंह के खिलाफ वो बात करने लगी सब जगह जाके। और कहीं ना कहीं वो उन्हें लगा कि पवन सिंह के खिलाफ बात करके, जबकि वो खुद स्टार हैं, जनता आम जनता के भी फेमस है, उनके खिलाफ बात करके और जो है अपनी दर्द, दुख और तकलीफ वो मैं जनता के सामने उठाऊं, क्योंकि जनता के सामने जो है उसकी सिंपैथी के जो वोट है हमें मिलेंगे। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि उसका जो है कोई फायदा हो रहा है, क्योंकि जो अभी रुझान आ रहे हैं, रुझान में जो ज्योति सिंह जो है फिलहाल पीछे चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये ज्योति सिंह के लिए धक्का है, और जो उन्हें सोचा था और जो उन्हें उम्मीद थी कि आम जनता जो है उन्हें हाथों उठाएगी और जो उनके दुख दर्द तकलीफ है उससे जनता झांसे में आएगी और उसके बदौलत उन्हें वोट मिलेगा। लेकिन वो लगता है वो संभव नहीं हो पाया, और अभी फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसमें ज्योति सिंह पीछे चल रही है। और बात करें दूसरे फिल्मी कलाकार, एक तरफ पवन सिंह की पत्नी आ गई हैं, दूसरी तरफ हैं आरजेडी से खड़े हुए खेसारी लाल यादव छपरा से, हालांकि वो आगे चल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अब अगर बात करें तो खेसारी लाल यादव जो है वो एक कलाकार के रूप में लोग ज्यादा हाँ, पसंद करते हैं, इसलिए शायद हाँ, वो कलाकार हैं। और आमतौर पे जो जनता है, अगर कोई कलाकार खड़ा होता है तो उसे हाथों हाथ उठाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी जो फिल्मी कलाकार हैं बॉलीवुड के, और या कोई गायक सिंगर जो भी है,
अक्सर जो भी चुनाव में खड़े हुए हैं, अक्सर देखा गया तो वो उन्होंने चुनाव जीता है। चाहे हेमा मालिनी की बात हो, चाहे रवि किशन की बात हो, तो अक्सर उन्हें उसमें जीत मिली है। तो अगर हम खेसारी की बात करें तो खेसारी की जो है लोकप्रियता काफ़ी है। यूपी और बिहार में उनकी काफ़ी लोकप्रियता है, और उनके नाम के आगे एक शब्द ये भी है, यादव। तो कहीं ना जो उनकी सीट है, मतलब खेसारी यादव की जो सीट है, वहाँ पे जो जातीय समीकरण है वो भी उनके पक्ष में है। देखा तो जातीय समीकरण भी उनके पक्ष में है, और जातीय समीकरण के अलावा जो है उनकी जो ख्याति है वो आम जनता के बीच में जो उनकी लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं ये उनके लिए जो है टोनी का काम कर रही है। और अभी भी जो रुझान आ रहे हैं उसमें आगे चल रहे हैं, लेकिन ये फिलहाल अभी रुझान है। बिल्कुल, अब ये आगे रुझान आगे है। चीज़ें और साफ होंगी। कलाकारों की बात की है हमने, ज्योति सिंह की बात कर ली हमने, खेसारी लाल यादव की बात कर ली। अब गायिका मैथिली ठाकुर के बारे में क्या कहेंगे? हालाँकि वो आगे चल रही हैं, लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन जब उनके टिकट की बात आई थी तो कहीं न कहीं उनको लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया था कि मतलब अभी बहुत कम उम्र है, उसमें आप सीट ले रही हैं, आप चुनाव लड़ रही हैं, बजाय लोग उन्हें गायक के रूप में ज़्यादा पसंद करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी वो ये चुनाव लड़ी, ट्रोल होने के बावजूद भी। कहाँ देखते हैं आपको कि अगर मैथिली जीत कर आ भी जाती हैं, तो आपको लगता है कि जिस उम्र की वो हैं, एक शायद सबसे छोटी उम्र में उन्होंने लड़ा, 24 साल की हैं अभी, तो आपको लगता है कि वो अपने क्षेत्र के लिए वो काम कर सकेंगी? देखिए, अगर हम मैथिली ठाकुर की बात करें तो वो संगीत में काफ़ी लोकप्रिय हैं, बिल्कुल। और उन्हें बीच में जो है मोदी जी के हाथों जो है उन्हें पुरस्कार भी मिला, जी, सम्मानित पुरस्कृत किया। सम्मानित भी किया गया उन्हें। और अगर हम उनकी बात करें तो उनके चेहरे की जो मासूमियत है, और जो छठ के जो इसी बीच में जो छठ त्योहार भी आ गया, तो छठ के जो गाने हैं वो जब लोगों के बीच गाती है तो सबका मन मोह लेती है। और पूरे चुनाव में देखा गया कि वो उनके चेहरे की जो मासूमियत है और जो उनके बोलने का पसंद अंदाज करते है, हैं लोग लोग बहुत। उन्हें पसंद करते हैं। और उनके इलाके की जितनी औरतें जब वो चुनाव में खड़ी थी, तो सभी ने उन्हें काफ़ी प्यार दिया, और लोग खुद उनके लिए निकलते थे, और वो उन्होंने अपने इलाके में काफ़ी मेहनत भी किया। और दूसरी बात है, जो मिथिलांचल इलाका है वहाँ पे 71 सीट है सबसे हाँ, जो है मिथिलांचल का जो है बिहार में जो है विधानसभा चुनाव में काफ़ी अहम रोल होता है। और कहीं न कहीं वो उन्होंने अपने आप को मिथिलांचल की बेटी। बेटी बनाया। और उसमें बीजेपी को क्या है, वहाँ पे वहाँ पे खड़ा जो दिखाया, तो काफ़ी जो अलीनगर की जो सीट थी काफ़ी टफ सीट मानी जाती है वहाँ पे, आरजेडी की सीट मानी जाती है, उसमें बीजेपी भी एक बार जीती थी वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जो है जो जाति समीकरण है वो भी काफ़ी टफ है। लेकिन इन सब के बावजूद जो उनकी लोकप्रियता है वहाँ पे, वो कहीं न कहीं जो है पब्लिक को रास आई, और पब्लिक ने जो उनकी मासूमियत है, जो उनकी संगीत है, और जो उनका चुनाव प्रचार करने का तरीका है, उसे पब्लिक ने काफ़ी सपोर्ट किया, समर्थन किया, और रुझानों में फिलहाल वो आगे चल रही है। लेकिन उसके अलावा उनकी एक बात ये भी है, वो सिर्फ गायिका नहीं है। जब उनके जो इंटरव्यू आते हैं टीवी में, तो हम अक्सर देखते हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर मैं गायिका नहीं बनती तो मैं शायद आईएएस बनती मैं। तो अगर वो बात करती शायद वो आईएएस बनती हैं। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि एक गायिका होते हुए भी उन्होंने जो प्रचार किया और जो अपने इंटरव्यू दिए और जो लोगों से बात की, तो ऐसा लगा नहीं कि वो कोई नई नेवेली अभी यहाँ पे चुनाव में उतरी है। ऐसा लगा कि जैसे काफ़ी वर्षों से वो राजनीति में है, और जिस ढंग से उन्होंने नपे तुले सवालों को जवाब दिए, तो ये तो लग रहा है कि अगर वो जीतेंगी तो अपने इलाके में काम करेंगी, और काफ़ी अब वो पहले के मुकाबले काफ़ी मैच्योर्ड हो गई हैं। और अगर वो आईएएस की तैयारी मतलब की बात करती है कि अगर वो गायिका नहीं होती तो शायद वो आईएएस बनती, तो कहीं ना कहीं जो उनकी बौद्धिक क्षमता है। जी, बिल्कुल। उनका जो मेंटल है वो काफ़ी भारी है, बहुत समझदार हैं, वो बहुत समझदारी से अपनी बातों को जनता के सामने रखती हैं। अंजनी जी, हम आपके साथ अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ।
सिंह